आई वेलकम यू ऑल टू CGIS। मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह तोमर। आज के इस करंट अफेयर्स के लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैसे बीजेपी शासन के अंतर्गत ईस्टर्न भारत का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बहुत तेजी से बदल रहा है। ये आर्किटेक्चर मैपिंग कैसे डेवलपमेंट सेंट्रिक फेडरलिज्म से सिक्योरिटी सेंटर्ड नेशनलिज्म की तरफ शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है। साथ ही असम और बांग्लादेश का भारत की आंतरिक सुरक्षा में इंटरनल सिक्योरिटी में क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में असम और वेस्ट बंगाल में बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है। खासकर वेस्ट बंगाल का इलेक्शन कोई साधारण चुनाव नहीं था, वो एक जियोपॉलिटिकल चुनाव भी था। इसका संपर्क, संबंध और संदर्भ जियोपॉलिटिकल भी है और इसी जियोपॉलिटिक्स का परिणाम था कि यूएसए का प्रेसिडेंट ट्रंप ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी को बंगाल चुनाव जीतने पर कॉल करके बधाई दी। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी यूएसए प्रेसिडेंट ने किसी राज्य चुनाव में विक्ट्री पर बधाई दी हो। इसके क्या मायने हैं, साथ में हम बात करेंगे कि बांग्लादेश में इतनी चिंता क्यों है, खासकर बंगाल इलेक्शन के जीतने पर। बीजेपी के बंगाल इलेक्शन के जीतने पर ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि बंगाल में इतनी चिंता है, वो भी किसी राज्य के चुनाव जीतने पर। साथ में हम बात करेंगे कि अग्नि 6 का जो लॉन्च 9 मई को हुआ है, ये अभी तक क्यों नहीं हुआ, जबकि डीआरडीओ के चीफ ने करीबन 1.5 मंथ्स पहले ही, लगभग 45 दिन पहले ही बोला था कि हम तैयार हैं जिस दिन सरकार अनुमति देगी। तो ऐसा सरकार ने क्यों किया कि सरकार चीन के साथ साथ यूएसए को भी मैसेज देना चाहती थी कि हम ईरान नहीं हैं। राइट, तो आप लोगों ने शायद इसके बारे में भी सुना होगा कि सीआईए का बांग्लादेश और म्यांमार के अंतर्गत एक्टिव रोल दिखाई देता है। यानी यहाँ पर सीआईए की एक्टिविटीज पूरी तरह से दिखाई देती है और चाहते हैं कि भारत पर भी लिवरेज बनाया जाए। तो इसी के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि ये दोनों राज्यों का जो चुनाव था वो इतना खास क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। और तो चलिए हम बात करते हैं कि ये डेवलपमेंट सेंट्रिक फेडरलिज्म से सिक्योरिटी सेंट्रिक नेशनलिज्म की तरफ शिफ्ट कैसे दिखाई देता है। इसके कुछ डायमेंशन हैं और उन डायमेंशन को हम समझेंगे कि प्रीवियस बेसलाइन क्या थी और अभी जो न्यू डॉक्ट्रिन है वो क्या है। यहाँ पर सबसे पहला जो डायमेंशन है वो है बॉर्डर गवर्नेंस। पहले ये स्टेट मैनेज्ड और लोकलाइज्ड फ्रिक्शन दिखाई देता था, लेकिन अब सेंट्रलाइज्ड कोऑर्डिनेशन एंड एक्सेलरेटेड फेंसिंग दिखाई देती है। यानी बॉर्डर की फेंसिंग बहुत तेजी से होती हुई दिखाई देगी और कोऑर्डिनेशन स्टेट और सेंटर के बीच में एक बेहतर कोऑर्डिनेशन दिखाई देगा यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर जो डायमेंशन है वो है डेमोग्राफिक्स, यानी सोशियो इकोनॉमिक फोकस था मेनली यहाँ पर पहले। अब ये फोकस शिफ्ट होते हुए आइडेंटिफिकेशन एंड डिपोर्टेशन मैकेनिज्म दिखाई देता है, यानी एनआरसी। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स थे, बांग्लादेशी थे, अब उनका डिपोर्टेशन बहुत तेजी से दिखाई देगा यहाँ पर। तीसरा है डायमेंशन यहाँ पर आइडेंटिटी, यानी प्लूरलिस्टिक रियलिज्म की बात की जाती थी पहले, अब बात की जा रही है प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनस एंड मेजोरिटेरियन आइडेंटिटी की। यानी जो इंडिजिनस लोकल हैं उनके प्रोटेक्शन की बात की जा रही और मेजोरिटेरियन आइडेंटिटी की बात की जाती है। यहाँ पर लॉ एनफोर्समेंट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर मेनली स्टेट जो पुलिस है उसका रोल अहम दिखाई देता है। अब यहाँ पर ये जो रोल है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पर जो भूमिका है अब लॉ एनफोर्समेंट की, वहाँ पर एनआईए, आईबी, बीएसएफ, इनका भी ऑपरेशनल फुटप्रिंट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आप देखेंगे कि पहले राज्य में आईबी, एनआईए और बीएसएफ का इतना फुटप्रिंट नहीं दिखाई देता था, बट अब ये आपको दिखाई देता हुआ देगा। नेक्स्ट है पॉलिटिकल अलाइनमेंट, फ्रिक्शन विद द सेंटर, यानी राज्य सरकार का सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बहुत सारा फ्रिक्शन दिखाई देता है। अब बात करते हैं यहाँ पर, चूंकि अब राज्य में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो इस तरह का फ्रिक्शन बहुत कम दिखाई देगा। यहाँ पर फ्रिक्शन दिखाई ही नहीं देगा। यहाँ आपको दिखेगा सिंक्रोनाइजेशन विद द सेंट्रल एजेंसीज, है ना, स्ट्रेटेजिक सिंक्रोनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक अलग शिफ्ट दिखाई देगा। इससे क्या होगा, अल्टीमेटली देश का जो नेशनल सिक्योरिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, वो आपको यहाँ पे क्लियर दिखाई देगा। पहले फेंसिंग को लेकर, बॉर्डर फेंसिंग को लेकर राज्य और केंद्र के बीच में बहुत तनातनी हुई और उसको लेकर हाई कोर्ट में भी केस गया। हाई कोर्ट ने वेस्ट बंगाल की तब की सरकार को फटकार भी लगाई कि आप लैंड एक्विजिशन फास्ट क्यों नहीं करते हैं, ये नेशनल इंटरेस्ट का मामला है। बट उसमें की जो सरकार थी वेस्ट बंगाल में और उस पर ध्यान नहीं दिया,
तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि पॉलिटिक्स नेशनल इंटरेस्ट पर भारी पड़ जाती है और उसकी कीमत कई सदियां एक देश चुकाता है, राइट। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस ऑफ वेस्ट बंगाल एंड असम इन इंटरनल सिक्योरिटी। विशेषकर हम यहाँ पर दो राज्यों की बात करने वाले हैं, असम और वेस्ट बंगाल की, राइट। और ये जीत अन्य राज्यों की अपेक्षा, जैसे उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, राजस्थान, अन्य राज्यों की अपेक्षा वेस्ट बंगाल की जीत बीजेपी के लिए बहुत मायने रखती है और इस देश के लिए भी बहुत कुछ मायने रखती है, राइट। साथ में हम देखेंगे कि ये ग्लोबल लेवल पर अभी इसकी इतनी चर्चा क्यों है, यानी वैश्विक जगत में इतनी चर्चा क्यों दिखाई देती है भी वेस्ट बंगाल इलेक्शन का जो विक्ट्री है वो, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर कि असम को बेसिकली गेट अवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, राइट, कहा जाता है, यानी प्रवेश द्वार। असम नॉर्थ ईस्ट इंडिया का प्रवेश द्वार है। यह पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को भारत से जोड़ता है और ये कनेक्शन सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यानी ये जो एक नैरो स्ट्रिप है 20 किलोमीटर की, इसके माध्यम से हम हमारा जो मेनलैंड इंडिया है, जो मेन भारत है, और हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है, इसी कॉरिडोर के माध्यम से इसका कनेक्शन है। असम की सीमा बांग्लादेश और भूटान से भी लगती है तथा चाइना और म्यांमार के करीब भी है, इसीलिए इसका स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी आप देखेंगे असम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है भारत के संदर्भ में हम बात करेंगे तो। असम में अभी जो मुख्य समस्याएं हैं, जो मुख्य चैलेंजेस हैं, और हिस्टोरिकली अगर हम बात करते हैं तो वो कौन कौन सी रही हैं। एथनिक इंसर्जेंसी दिखाई देती है यहाँ पर, है ना, अलगाववादी संगठन और उग्रवाद जैसे उल्फा बोडो मिलिटेंसी दिखाई देती है। अवैध घुसपैठ अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या रही है असम की, यानी इलीगल माइग्रेशन, बांग्लादेश से इलीगल माइग्रेशन दिखाई देता है। पहचान आधारित राजनीति, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स दिखाई देती है। सीमा पार तस्करी, क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग, कुछ सीमा क्षेत्रों में कट्टरपंथ, रेडिकलाइजेशन भी दिखाई देता है। और इस कारण असम बीजेपी की राष्ट्रीय सुरक्षा प्लस पहचान राजनीति मॉडल का मुख्य केंद्र बना, राइट। अब बात करते हैं हम यहाँ पर वेस्ट बंगाल बॉर्डरलैंड एंड पॉलिटिकल फ्रंटियर, राइट। वेस्ट बंगाल की बांग्लादेश के साथ लगभग 2217 किलोमीटर लंबी सीमा है, राइट। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास होने से यह रणनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप लोगों ने अक्सर न्यूज़ में सुना होगा कि चाइना अपना फुटप्रिंट, मिलिट्री जो एक्सपेंशन है भारतीय बॉर्डर के करीब बहुत तेज़ी से बढ़ाता जा रहा है। यहाँ पर मिलिट्री इंस्टॉलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री फोर्टिफिकेशन करता जा रहा है और बहुत तेज़ी से चाइना ने ये किया है। भारत इसके संदर्भ में बहुत पीछा रहा है, लेकिन 2014 से जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से इस क्षेत्र में, खासकर नॉर्थ ईस्ट के हमारे जो राज्य हैं और जो बॉर्डर एरिया है हमारा, उस पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट पे फोकस किया गया है सरकार के द्वारा। अब यहाँ पर हम बंगाल की बात करते हैं तो राज्य जनसंख्या और अर्थव्यवस्था दोनों में बड़ा और संवेदनशील है। बंगाल में मुख्य सुरक्षा चुनौतियां क्या क्या हैं? अभी तस्करी नेटवर्क आप लोग देखेंगे यहाँ पर, है ना। इसको बीजेपी क्या है, द बीजेपी इंक्रीजिंगली फ्रेम बंगाल नॉट मेयरली एज अपोजिशन रूल स्टेट बट अ सिक्योरिटी फ्रंटियर। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बीजेपी ने बंगाल को केवल विपक्षी राज्य नहीं बल्कि सुरक्षा सीमा क्षेत्र यानी सिक्योरिटी फ्रंटियर के रूप में प्रस्तुत किया है। बंगाल में जो मुख्य चुनौतियां हैं वो है तस्करी नेटवर्क, अवैध प्रवासन यानी अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेशन, नकली मुद्रा, फेक करेंसी और राजनीतिक हिंसा। ये वेस्ट बंगाल की मुख्य चुनौतियों में से एक थी। अब बीजेपी का सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पर अब, तो ये बीजेपी की राजनीति पूर्वी भारत में विकास आधारित संघवाद से बदलकर सुरक्षा आधारित राष्ट्रवाद की ओर यानी डेवलपमेंट सेंट्रिक फेडरलिज्म से सिक्योरिटी सेंट्रिक नेशनलिज्म की ओर बढ़ती चली जा रही है। और इसके कोर, ये जो डॉक्ट्रिन है, इसका कोर पिलर्स क्या हैं अगर हम बात करते हैं तो सिक्योरिटी थीम है जैसे इलीगल माइग्रेशन, एनआरसी, बॉर्डर फेंसिंग, डिपोर्टेशन मैकेनिज्म। यानी अब आप देखेंगे कुछ ही महीनों बाद हो सकता है, जैसे कि अभी हमारे जो माननीय गृह मंत्री जी उन्होंने वेस्ट बंगाल में अभी विद इन 6 मंथ, 6 महीने के भीतर यूसीसी लागू करने के बाद की हो सकता है एनआरसी भी लागू हो वेस्ट बंगाल में। तो ये बॉर्डर फेंसिंग तो बहुत तेजी से अभी जो मुख्यमंत्री हैं वेस्ट बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं शुभेंदु अधिकारी जी, उन्होंने इसके लिए अनुमति भी दे दी है कि बॉर्डर फेंसिंग अब बहुत तेजी से लैंड एक्विजिशन होगा और बॉर्डर फेंसिंग बहुत तेजी से होगी। इससे अल्टीमेटली क्या होगा कि जो इलीगल इमिग्रेशन होता है बांग्लादेश से, जो घुसपैठ होती है बांग्लादेश से, अब वो काफ़ी हद तक हम उसको रोक पाएंगे और ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट भी है।
डिपोर्टेशन आपको बहुत तेजी से दिखाई देगा ये। दूसरा यहाँ पर पॉइंट है जो सिक्योरिटी थीम है वो आइडेंटिटी सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनस मेजोरिटेरियन आइडेंटिटी, यानी जो इंडिजिनस पीपल हैं उनके प्रोटेक्शन को बहुत तरजीह दी जाने की यहाँ पर संभावनाएं बढ़ेंगी। काउंटर टेररिज्म, स्ट्रॉन्ग रोल ऑफ एनआईए, आईबी, बीएसएफ। अब ये जो सेंट्रल एजेंसीज हैं इनका रोल आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा यहाँ पर। बॉर्डर गवर्नेंस की बात की, सेंट्रलाइज कोऑर्डिनेशन होगा स्टेट के बीच में और केंद्र के बीच में, स्टेट एजेंसीज और केंद्र के बीच में, स्टेट पुलिस और एनआईए, आईबी, इनके बीच में आप देखेंगे कोऑर्डिनेशन बहुत हद तक बढ़ता हुआ अब दिखाई देगा यहाँ पर, जो कि पहले राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में इसको लेकर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं हमारा नेशनल इंटरेस्ट इसमें कॉम्प्रोमाइज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, अलाइनमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट विद द सेंटर्स। असम वाज द फर्स्ट मेजर टेस्टिंग ग्राउंड फॉर दिस अप्रोच। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो असम इसका पहला ऐसा टेस्टिंग ग्राउंड बना जहां पर बीजेपी ने इस तरह की अप्रोच को अंजाम दिया, राइट। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर असम अंडर बीजेपी सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। एनआरसी एंड सिटीजनशिप पॉलिटिक्स, ये दो पहलू हैं। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। एनआरसी मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन का उद्देश्य 1971 के बाद आए अवैध प्रवासियों की पहचान करना और लगभग 19 लाख लोग अंतिम सूची से बाहर निकाल दिए गए हैं यहाँ पर। अब देखिए एनआरसी का डुअल इम्पैक्ट क्या है, यहाँ पर हम इसकी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एनआरसी से जो समर्थक हैं उनका दृष्टिकोण अलग है और इसके जो आलोचक हैं, क्रिटिक्स हैं, उनका दृष्टिकोण यहाँ पर कुछ अलग दिखाई देता है। एनआरसी जब असम में हुआ तो यहाँ पे लगभग 19 लाख लोग अंतिम सूची से बाहर कर दिए गए, यानी एनआरसी से भारत के सिटीजन हैं या नहीं, अभी इस पर डाउट है बेसिकली, और उनको इससे बाहर रखा गया है। अब इसका डुअल इम्पैक्ट दिखाई देता है यहाँ पर आप देखेंगे ना एनआरसी का। एक है सुरक्षा उपकरण एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिक्योरिटी, है ना, द सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट कहें अगर हम, या सुरक्षा उपकरण भी बना और राजनीतिक मोबिलाइजेशन का साधन भी दिखाई देता है एनआरसी। तो ये एक पहलू है। अब यहाँ पर सपोर्टर्स हैं जो एनआरसी के, उनका क्या कहना है। एनआरसी के जो सपोर्टर उनका कहना है कि इससे जनसंख्या संतुलन सुरक्षित होगा, यानी प्रिवेंट डेमोग्राफिक इम्बैलेंस, जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस बढ़ता जा रहा है, यानी इंडिजिनस पीपल और जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तेजी से डेमोग्राफिक इम्बैलेंस बढ़ा है असम में, राइट। दूसरा है यहाँ पर रिड्यूस इलीगल माइग्रेशन, अवैध प्रवासन कम होगा इससे। थर्ड, असमीज पहचान सुरक्षित होगी यहाँ पर, जो प्रोटेक्ट इंडिजिनस असमीज आइडेंटिटी, स्ट्रेंथन बॉर्डर गवर्नेंस, और सीमा सुरक्षा मजबूत होगी इससे। साथ ही यहाँ पे आलोचक हैं, जो क्रिटिक्स हैं, उनका क्या कहना है, उनका क्या पर्सपेक्टिव है। उनका आर्ग्यूमेंट है कि इसे डॉक्यूमेंटेशन एरर्स, एंडेंजर्ड लेजिटिमेट सिटीजन्स, यानी दस्तावेजी गलतियों से असली नागरिक प्रभावित हुए हैं। एनआरसी में ऐसा भी दिखाई दिया है कि कई जो लेजिटिमेट सिटीजन हैं, है ना, जो असली नागरिक हैं, इस भारत के नागरिक हैं, डॉक्यूमेंटेशन एरर की वजह से कहीं ना कहीं वो भी प्रभावित हुए हैं। दूसरा है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बढ़ा है, इसकी वजह से प्रशासनिक अस्थिरता बढ़ी है, प्रक्रिया पूरी तरह लागू नहीं हो सकी। इसीलिए यहाँ पर देखेंगे तो एनआरसी दोनों ही रूप में दिखाई देते, एक तो सुरक्षा उपकरण और दूसरा राजनीतिक मोबिलाइजेशन का साधन भी बनी है यहाँ पर। नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वो है काउंटर इंसर्जेंसी एंड रिलेटिव स्टेबलाइजेशन। अगर हम बात करते हैं कि 1990 से लेकर और जो 1990 और अर्ली 2000 के जो समय है उसमें देखेंगे 1990 की तुलना में यहाँ पर तो उग्रवाद की हिंसा कम हुई है। पहले की अपेक्षा आप देखेंगे तो इंसर्जेंसी रिलेटेड वायलेंस इन असम सिग्निफिकेंटली रिड्यूस, यानी असम में जो इंसर्जेंसी रिलेटेड वायलेंस होता था अब 1990 की अपेक्षा 2000 की अपेक्षा बहुत कम हुई है। यहाँ पर जो सरेंडर एग्रीमेंट्स हैं बहुत तेजी से बढ़ा है, यानी उग्रवादी जो संगठन थे, कई संगठनों ने सरेंडर किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन बेहतर हुआ है यहाँ पर, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि कई समस्याएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई बल्कि मैनेज की गई हैं यहाँ पर। अब देखिए बीजेपी गवर्नमेंट अंडर हेमंत विश्व शर्मा, राइट, जो हेमंत विश्व शर्मा सरकार की नीति है वो उनकी क्या नीति है, घुसपैठ विरोधी कड़ा रुख
मजबूत पॉलिशिंग, सीमा निगरानी और डिपोर्टेशन ड्राइव, यानी अग्रेसिव एंटी इन्फिल्ट्रेशन रिटोरिक, स्ट्रॉन्ग पॉलिसिंग, क्रॉस बॉर्डर सर्विलेंस एंड डिपोर्टेशन ड्राइव। ये बहुत तेजी से हुआ है हेमंत विश्व शर्मा के सरकार के अंतर्गत। तो होप सो कि काउंटर इंसर्जेंसी बहुत तेजी से बढ़ी है एंड स्टेबलाइजेशन टू ओवर रिजोल्यूशन, राइट। अंडर बीजेपी गवर्नेंस असम हैज अडॉप्टेड अग्रेसिव एंटी इन्फ्लेटेशन रिटोरिक, स्ट्रॉन्ग पॉलिसिंग एंड क्रॉस बॉर्डर सर्विलेंस, राइट। ये आपको वहां पर दिखाई देगा। नाउ हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल अंडर बीजेपी इमर्जिंग सिक्योरिटी रिकॉन्फिगरेशन। अभी बीजेपी की सरकार, चूंकि आजादी के बाद पहली बार ऐसा है कि बीजेपी की सरकार वेस्ट बंगाल में बनी है, और इसके क्या मायने हैं और ये कैसे आगे चल के देश की इंटरनल सिक्योरिटी को प्रभावित करेगी। The regime change in West Bengal is potentially transformative because BJP now controls। अब देखिए जो regime change हुई है वेस्ट बंगाल में, इसका एक ट्रांसफॉर्मेटिव यानी पोटेंशियल तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देगा यहाँ पर, क्योंकि बीजेपी असम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल तीनों राज्यों को अभी कंट्रोल करती है। तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है और ये तीनों राज्यों पर प्रभाव बढ़ाकर एक ईस्टर्न सिक्योरिटी ब्लॉक तैयार कर सकती है। अब यहाँ पर देखेंगे आप फ्रंटियर एक्सपॉन्डिंग द मॉडल ऑफ वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल, इनको एक ब्लॉक बनेगा तो इसकी देश की नेशनल सिक्योरिटी पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है, राइट। बॉर्डर सिक्योरिटी एंड फेंसिंग, है ना। बीजेपी ने पहले आरोप लगाया कि बीजेपी ने जो मेजर क्रिटिसिज्म था, जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी तृणमूल कांग्रेस की, उस पर सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म था वो है इनएडिक्वेट कोऑपरेशन विद द सेंट्रल एजेंसी, यानी राज्य सरकार पहले केंद्र की एजेंसियों के साथ पर्याप्त तरीके से कोऑर्डिनेशन नहीं करती थी और बॉर्डर फेंसिंग में बहुत सारा डिले हुआ। जैसे मैंने बताया था कि बॉर्डर फेंसिंग का ये मामला माननीय कैलकाटा हाई कोर्ट में भी गया था और वहां पर कैलकाटा हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार भी लगाई उस समय कि इतना डिले कैसे, और ये नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, राष्ट्रहित का मामला है ना। तो इस तरह का डिले कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करता है। दूसरा है जो बीजेपी का ज्यूरिसडिक्शन बढ़ाया था केंद्र सरकार ने, उसके ऊपर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस दिखाई देता था, है ना। बीजेपी के अधिकार क्षेत्र का विरोध हुआ राज्य सरकार की तरफ से। बॉर्डर फेंसिंग में बहुत ज्यादा देरी हुई, राइट। पिछली सरकार केंद्रीय एजेंसियों से पर्याप्त सहयोग नहीं करती थी। ये सारे के सारे इश्यूज थे। अब क्या होगा अंडर बीजेपी रूल, लाइकली डेवलपमेंट्स इंक्लूड्स एक्सिलरेटेड फेंसिंग, तेजी से बॉर्डर फेंसिंग दिखाई देगी आप लोगों को। इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस शेयरिंग, यानी इंटेलिजेंस शेयरिंग बहुत तेजी से बढ़ेगी क्योंकि अब कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में। वहां पर भी बीजेपी की सरकार है अब राज्य में, इसीलिए बीएसएफ और पुलिस के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन दिखाई देगा। एंटी स्मगलिंग ऑपरेशंस दिखाई देंगे, सीमा क्षेत्र में सर्विलेंस बढ़ेगा। आप देखेंगे यहाँ पर अब जो गौ तस्करी होती थी या अन्य तरह की जो तस्करियां होती थी यहाँ पर, अब उन पर पूरा कंट्रोल होते हुए दिखाई देगा। और दिस कुड इम्प्रूव ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट पुलिस, बीएसएफ, एनआईए, आईबी एंड एमएचए, राइट। इससे क्या होगा, स्टेट पुलिस, बीएसएफ, एनआईए, आईबी, एमएचए के बीच समन्वय मजबूत होगा, कोऑर्डिनेशन बहुत तेजी से बढ़ेगा। अब बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी सेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं। यहाँ पर बीजेपी मॉडल में केंद्र और राज्य की सुरक्षा नीतियों का अधिक तालमेल होता है ना। यानी जब केंद्र में बीजेपी की सरकार है और स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है तो तालमेल बहुत अच्छा होगा, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होगा। और इसके संभावित तो प्रभाव क्या होंगे, एनआईए की भूमिका बढ़ना, एंटी रेडिकलाइजेशन मॉनिटरिंग बढ़ेगी, सेंट्रलाइज इंटेलिजेंस सिस्टम, केंद्र राज्य टकराव कम होगा। आप देखेंगे कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो फ्रिक्शन दिखाई देता, जो टकराव दिखाई देता था छोटी छोटी बातों को लेकर, वो बहुत कम दिखाई देगा। और वेस्ट बंगाल एक ऐसा राज्य रहा है जो कि केंद्र और राज्य के बीच में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन दिखाई देता है, चाहे वो केंद्र की नीतियों को इम्प्लीमेंट करने की बात हो या अदर जो नेशनल इंपोर्टेंस के जो इश्यूज थे उनको लेकर भी बहुत ज्यादा फ्रिक्शन दिखाई देता है। जैसे हम लोगों ने बात की थी कि फेंसिंग, बॉर्डर फेंसिंग को लेकर ये एक बहुत बड़ा इशू रहा है। गृह मंत्री ने 5 से 6 बार लेटर लिखा उस समय, माननीय जो उस समय मुख्यमंत्री थी वेस्ट बंगाल की, लेकिन उस पर इतना तवज्जो नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये नेशनल इंटरेस्ट के लिए बहुत बड़ा एक खतरा भी था, राइट। अब इससे क्या होगा, ये असम में पहले से दिखाई देता है। आपको देखेंगे यहाँ पर तो
this already visible in Assam's demand for coordinated security policy among the BJP-led eastern states. असम में ऑलरेडी ये पहले से यहाँ पर दिखाई देखिए आर्किटेक्चर है MHA कमांड अब दिखाई देगी यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो कमांड है वो अब आपको बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा. बॉर्डर सर्विलेंस बहुत तेजी से, एजेंसी एक्सपेंशन दिखाई देगा, एंटी रेडिकलाइजेशन मूवमेंट दिखाई देगा, इंटेलिजेंस शेयरिंग बहुत तेजी से बढ़ती हुई दिखाई देगी यहाँ पर. अब देखिए नेक्स्ट जो हम बात करते हैं यहाँ पर बांग्लादेश फैक्टर की. असम और बंगाल दोनों ही बांग्लादेश से जुड़े सुरक्षा मुद्दों से प्रभावित हैं, राइट. यहाँ पर कौन कौन से मुद्दे हैं, जैसे कि अवैध प्रवासन जिसको बोलते हैं इलीगल इमिग्रेशन है बांग्लादेश से, रिफ्यूजी पॉलिटिक्स है, रोहिंग्या मूवमेंट है, बॉर्डर क्राइम, कैटल स्मगलिंग, फेक करेंसी. बीजेपी इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा का बड़ा खतरा बताती है. तो यहाँ पर देखिए बॉर्डर क्या है, हमारा पोरस बॉर्डर हैव इरिवर्सिबल अल्टर्ड लोकल डेमोग्राफी. बॉर्डर पोरस है, इसकी वजह से क्या हुआ है कि वहाँ की जो लोकल डेमोग्राफी थी और वो बहुत तेजी से बदली वहाँ पर. एक्सटेंसिव जो नैरेटिव है बीजेपी का वो ये. और दूसरा है इन्फिल्ट्रेशन इज फ्रेम्ड एज अ डायरेक्ट थ्रेट टू नेशनल सोवरेनिटी. जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, इलीगल इमिग्रेशन हुआ है, इसकी वजह से क्या है, जो नेशनल सोवरेनिटी है वो डायरेक्ट उसको थ्रेट मिलता है इसकी वजह से, है ना. प्रीवियस स्टेट गवर्नमेंट्स डिलिबरेटली अपीज्ड इलीगल माइग्रेंट्स फॉर इलेक्टोरल गेन्स. जो प्रीवियस सरकार थी, बीजेपी का ऐसा कहना है कि जो प्रीवियस सरकार थी उसने क्या किया, पॉलिटिकल अपीजमेंट की के कारण जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे उन्हें इलेक्टोरल गेन के लिए यूज किया गया उनका, राइट. अब देखिए काउंटर नैरेटिव यहाँ पर जो है वो भी दिखाई देगा यहाँ पर, जैसे कि अनकाउंटेड माइग्रेशन जो बीजेपी का कहना है, रिफ्यूजी पॉलिटिक्स, रोहिंग्या ट्रांजिट, कैटल स्मगलिंग एंड फेक करेंसी. अब यहाँ पर जो काउंटर नैरेटिव है इसका, जो क्रिटिक्स है वो बोलते हैं कि माइग्रेशन नंबर्स आर पॉलिटिकली एग्जैजरेटेड फॉर मोबिलाइजेशन. जो माइग्रेशन नंबर्स हैं वो बढ़ा चढ़ा कर दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं, ये क्रिटिक्स का मानना है. एग्रेसिव कम्युनल रिटोरिक डिपेंड्स रीजनल पोलराइजेशन, राइट. सिक्योरिटी बॉर्डर्स इश्यूज रिस्क फेयरली टारगेटिंग डोमेस्टिक माइनॉरिटीज. ये कहीं ना कहीं क्या है कि आलोचक जो कहते हैं कि सांप्रदायिक राजनीति की बढ़ती है, सीमा सुरक्षा केंद्र की जिम्मेदारी है, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाता है. ये जो क्रिटिक्स हैं उनका ऐसा मानना है ना. तो ये सारे के सारे इश्यूज हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करे हैं. नेक्स्ट जो हमारा वो है वो पॉइंट है वो है पॉलिटिकल वायलेंस एंड डेमोग्राफिक स्टेबिलिटी. आपको यहाँ पर दिखाई देगी बीजेपी, बंगाल में बीजेपी के बढ़ने के बाद चुनाव बाद हिंसा, ये तो रियलिटी है कि जब से बीजेपी का फुटप्रिंट बंगाल में बढ़ा 2021 में इलेक्शन में, है ना, उससे पहले जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ उसमें बीजेपी का फुटप्रिंट बढ़ा, उसके बाद चुनाव बाद हिंसा बहुत ज्यादा हुई है बंगाल में, है ना. और पार्टी कार्यकर्ताओं के, बीजेपी के पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, टारगेट किलिंग हुई बेसिकली. वहां पर बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां होती हैं, संवैधानिक तनाव बढ़ता है, जैसी घटनाएं सामने आती हैं यहाँ पर आप देखेंगे, है ना. अब देखिए क्या होगा, जो सिक्योरिटाइजेशन ऑफ डेमोग्राफिक्स है इससे होगा क्या, यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी, बॉर्डर कंट्रोल, काउंटर टेरर रेडिकलाइजेशन बढ़ेगा, सिटीजनशिप, एथनिसिटीज पर ध्यान दिया जाएगा, जो रिलीजन है बेसिकली, है ना, इसको लेकर भी इशू है, इलेक्टोरल कंपटीशन, ये सब दिखाई देता है. अब इसके पॉजिटिव आउटकम्स क्या होंगे और नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होंगे. अगर पॉजिटिव आउटकम्स की हम बात करते हैं तो बेहतर सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेशन दिखाई देगा, है ना. साथ ही यहाँ पर नेगेटिव जो रिस्क है और दिखाई देता है वो राजनीतिक ध्रुवीकरण का दिखाई देता है. यहाँ मजबूत बॉर्डर मैनेजमेंट दिखाई देगा, है ना. इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन है और तेजी से एंटर और टेरर ऑपरेशन दिखाई देगा. वहीं अगर नेगेटिव इम्पैक्ट की बातें तो राजनीतिक सिक्योरिटाइजेशन, लोकतांत्रिक कमजोरियां, इस तरह के मुद्दे यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं. बट राइट, तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट था. अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, कम्युनल पोलराइजेशन एज अ सिक्योरिटी वेरिएबल्स, इसकी बात करते हैं. अंडर बीजेपी एक्सपेंशन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इंक्रीजिंगली इंटरसेक्ट्स विद नेशनल सिक्योरिटी, राइट, है ना. बोथ असम एंड बंगाल, जैसे मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बंगाल स्पीकिंग पॉपुलेशन, माइग्रेशन लिंक्ड कम्युनिटीज have become central political security subjects, right. अब इससे होगा क्या, इससे क्या बढ़ रहा है,
इसका परिणाम क्या होगा, जनसंख्या का सिक्योरिटाइजेशन, सांप्रदायिक राजनीति और समुदायों के बीच अविश्वास, ये सब सारी चीजें बढ़ने के संकेत हैं, ये क्रिटिक्स का ऐसा मानना है। अब सुरक्षा नीति का संबंध सिटीजनशिप, एथनिसिटी, रिलीजन, इलेक्शन से भी जुड़ा हुआ है। ये सब सारी चीजें आपको होप सो दिखाई देंगी यहाँ पर आगे आने वाले दिनों में, है ना। तो जियो पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन अगर हम बात करते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर प्रोटेक्शन, एथनिक एंड द एक्ट ईस्ट पॉलिसी, डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ इन बांग्लादेश, इसको हम लोग अब देखेंगे यहाँ पर। नाउ बात करते हैं हम इसी की जियो पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन से क्या होने वाला है, राइट। सबसे पहले बात करते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर प्रोटेक्शन की। असम और बंगाल पर मजबूत नियंत्रण से क्या होगा कि सैन्य, लॉजिस्टिक, कॉरिडोर सिक्योरिटी एंड नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी बढ़ेगी। यहाँ पर बेहतर बेहतर हो सकती है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर अब इसको फोर्टिफिकेशन हो सकता है, यहाँ पर और ज़्यादा फोर्स डिप्लॉय हो सकती है, और ये पूरे भारत का जो कनेक्शन है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ में उसको और मजबूत करेगा, है ना। दूसरा यहाँ पर एक और पहलू दिखाई देता है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। स्थिर असम या बंगाल जरूरी है नॉर्थ ईस्ट एशिया ट्रेड रूट्स के लिए, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के लिए, चाइना के मुकाबले रणनीतिक स्थिति के लिए, है ना। स्टेबलाइज असम इज द नेसेसरी लॉन्च पैड फॉर द सिक्योरिंग ट्रेड रूट्स एंड एक्सपेंडिंग फिजिकल कनेक्टिविटी विद साउथ ईस्ट एशिया। यहीं पर साथ में एक और जो मुद्दा है वो है डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ विद बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ एक डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ दिखाई दे सकता है यहाँ पर, जैसे द एग्रेसिव डोमेस्टिक एंटी इन्फिल्ट्रेशन पॉलिटिक्स लाइक एनआरसी, सीए डिस्कोर्स, रिस्क एलिनेशन, ढाका कॉम्प्लिकेट्स बायलैटरल कोऑपरेशन एंड शेयर बॉर्डर मैनेजमेंट। अगर यहाँ पर बात करते हैं एंटी इन्फिल्ट्रेशन पॉलिटिक्स बहुत आक्रामक होती है तो क्या होगा, इंडिया बांग्लादेश संबंध प्रभावित हो सकते हैं, विशेषकर एनआरसी और सीए जैसे मुद्दे पर ये दिखाई दे सकता है। बट हमको हमारा इंटरेस्ट देखना है, नेशनल इंटरेस्ट देखना है, और बांग्लादेश के साथ में अभी भी फ्रिक्शन तो है ही ऑलरेडी, और ये टेंशन दिखाई देता है ना, स्ट्रेंथ तो है। तो ये आप लोग देखेंगे यहाँ पर बांग्लादेश के साथ में हमारे रिलेशंस को। अब इसका हम क्रिटिकल इवेल्युएशन करते हैं यहाँ पर, स्ट्रेंथ्स ऑफ बीजेपी सिक्योरिटी मॉडल। बीजेपी सिक्योरिटी मॉडल की क्या स्ट्रेंथ है इसके बारे में बात करते हैं। तो स्ट्रॉन्गर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको यानी मजबूत बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देगा, और बेहतर सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, एग्रेसिव काउंटर इंसर्जेंसी और इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन, नॉर्थ ईस्ट में हिंसा में कमी आएगी। तो पूरा एक नॉर्थ ईस्ट का हमारा जो क्षेत्र है इसका आप देखेंगे आगे आने वाले दिनों में पूरे भारत के साथ इंटीग्रेशन बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा ये। अब इसको लेकर कुछ कंसर्न्स भी हैं, कुछ वीकनेसेस भी हैं, कुछ रिस्क भी हैं। रिस्क ये है कि ओवर पॉलिटिसाइजेशन ये दिखाई दे सकता है, माइग्रेशन का राजनीतिकरण या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, फेडरल टेंशन, एनआरसी में ह्यूमन राइट कंसर्न्स, लोग अक्सर इसको उठाते रहते हैं कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स हैं, राइट। और अल्पसंख्यकों में असुरक्षा, बांग्लादेश से कूटनीतिक तनाव दिखाई दे सकता है। बट एज सच नॉट इम्पोर्टेंट। हमारे नेशनल सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भारत के लिए। हमारा जो मेन इशू है वो ये है कि हम सुरक्षित हैं तो सब कुछ सुरक्षित है, राइट। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं यहाँ पर। अब कंक्लूजन में अगर हम बात करते हैं इसकी, असम बीजेपी के सुरक्षा राष्ट्रवाद मॉडल की प्रयोगशाला बना। वेस्ट बंगाल इस मॉडल का पूर्वी भारत में बड़ा विस्तार बन सकता है। दोनों राज्य मिलकर माइग्रेशन पॉलिटिक्स, बॉर्डर मैनेजमेंट, काउंटर रेडिकलाइजेशन, नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी, इलेक्टोरल नेशनलिज्म के केंद्र बन गए हैं। भविष्य में सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी, राष्ट्रीय सुरक्षा, लोकतांत्रिक विविधता और संघीय संविधान व्यवस्था। ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी यहाँ पर, राइट। होप सो कि ये टॉपिक आप लोगों को बहुत क्लियर तरीके से समझ में आया होगा। हम लोगों ने इसको बहुत डिटेल में समझा है, और ये नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलते हैं, अब हम इसको यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।